अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा है 100 सुनार की एक लोहार की, तो उसका जो है ना नॉर्मल तो आपको पता ही है क्या मतलब है, लेकिन मेरा उससे मकसद ये है कि मैं क्योंकि 2-3 महीने के बाद वीडियो बनाता हूँ कभी कभार, तो क्योंकि बेशुमार लोग हैं, बड़े बड़े एंकर हैं जो दिन में और यूट्यूब पर दिन में 3-3 4-4 दफ़ा वीडियो बनाते हैं, हर बात पे धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि उनका ये कारोबार है। उन्होंने यूट्यूब से पैसे कमाने होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर आए, ज़्यादा से ज़्यादा एड्स चलें, और उनका चैनल जो है ना वो चलता रहे कि अगर एक वीडियो पे एक अमाउंट आ रही है तो अगर 4 डालेंगे तो उतनी 4 दफ़ा आएगी। तो लेकिन उसमें बात यह है कि आप जो एक महीने में अगर आप तमाम को सुन लें तो बात आगे नहीं बढ़ती, बात पहुँचोगे उत्थे ही होती है। तो वही चीज़ है कि हमारे लोग भी जो है उनको सुनते हैं, और अगर शाम को आप निजी महफ़िलों में बैठें तो 3-4-5 लोग अगर सियासी बहस कर रहे हों, तो अगर आपने वो 2-4-5 प्रोग्राम देखे हों जो कि टीवी पर चलते हैं, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि भाई ये बंदे ने जो है ना आज फलां बंदे का वीलॉग देखा है, या ये जो है मुबशर लुकमान का फ़ैन है, ये जो है ना शहबाज गुल को देखता है, ये जो है ना कैसर अब्बासी को, या वो क्या कहते हैं उसको देखता है। तो इस तरह हर किसी ने अपने अपने पसंदीदा एंकर या पसंदीदा यूट्यूबर वो बनाए हुए हैं, तो वो नॉलेज जो है ना उनका वहीं तक महदूद रहता है, और उन्हीं की वो ज़ुबान बोलते हैं, और वो कहते हैं जो ये कह रहे हैं बस यही सच्चाई है, दूसरे की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो इसी तरह मैं देखता रहता हूँ ये तमाशा शब रोज़। तो फिर 2-3 वीक के बाद एक अपना ओपिनियन जो है वो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो मेरे जितने कोई दोस्त अहबाब है, तो मुझे खुशी इस बात की है, और शुक्रिया आप लोगों का कि वो जो ना मेरी ऑडियंस या जो भी मेरे दोस्त हैं वो ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, तकरीबन उतने लोग वो देखते हैं, बल्कि जैसे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो मुझे मैसेज करके कहते हैं यार आपने डाली नहीं, जैसे अभी काफ़ी लोगों ने कहा जी फ़लस्तीन के मामले पे आपने वीडियो नहीं डाली। तो इंशाल्लाह अभी मैं लेट ना करते हुए कल ही फ़लस्तीन के मसले पे अपनी राय दूंगा। तो आज जो है ना जो पाकिस्तान की सियासत का जो पिछला जो गैप है उसको कवर अप कर लेते हैं। तो क्योंकि इलेक्शन का जो है ना वो अब आवाज़ें आ रही हैं हर तरफ से कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और एक जो पिछले 2-3 वीक से मौजूद बहस बना हुआ है वो नवाज शरीफ की वापसी है, कि उन्होंने ऐलान कर दिया वापस जाने का। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहे, कुछ लोग उस पर बहस किए जा रहे हैं। भाई मसला ये नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है या नहीं आ रहा, उसका अपना मुल्क है, और वो वहाँ से गया हुआ है, इलाज कराने गया है, अच्छा या बुरा या जिस सेंस में भी उस बहस में नहीं हम जाते। तो ऑलरेडी वो बहुत लेट हो चुका है, और इस लेट हो के चक्कर में उसने बड़ी खज्जल खराबी अपनी कराई है, बड़ी कि उसको गाल गलोच भी हुआ है, लोगों ने उसके मुखालफों ने हर वीक वो इंटरटेनमेंट ही बना दिया था, घर के बाहर जाना और सड़कों पे। उसकी वजह से और भी नून लीग के बहुत जो है रहनुमा जो है यहाँ आके गालियाँ खा चुके हैं हमारे लोगों के हाथों, क्योंकि हमारे लोगों को आता ही है, या दुआएं आती हैं, दुआएं कर ले कि इस काम की ये दुआ, इस नेकी की ये दुआ, इस बुराई की ये दुआ, तो या फिर गाल गलोच करा लें। तीसरी चीज़ तो हमें आती नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च वगैरह में हमने कोई किसी किस्म की कोई ना सिर्फ तरक्की की है, बल्कि उसकी तरफ हम जाते नहीं, हम बस दुआइया या गालिया ये कल्चर पे रहते हैं। तो चलो अब ये इलेक्शन हो रहा है, तो जो 2-3 पॉसिबिलिटी हैं उस पर बात कर लें कि नवाज शरीफ जो है ना, जो नवाज शरीफ वाले हैं वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। पंजाब के जो मतवाले हैं कि मियाँ साहब, तो मियाँ साहब के हवाले से यह है कि मियाँ साहब ने पहले जो 3 दफ़ा बने हैं वज़ीर आज़म, वो किहड़े उन्होंने पुट लेने जेह्ड़े खून रह गए सन, कोई नवी चीज़ दस देन ना कि भाई और गलतियां का एतराफ़ कर लें कि भाई पहले 3 दफ़ा ये मुझसे गलतियां हुई हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका, ये चीज़ें हैं, अब उन गलतियों को मैं करके ये मेरा नया प्रोग्राम है। फिर तो बात समझ आती है कि जो तुम 3 माह नहीं कर सके तो तुहानू एहसास है तो चौथी बार कर लोगे। जबकि आपने बाकी तो छोड़ दो, उनकी करप्शन की स्टोरियाँ सारी नून लीग की वो पीटीआई के लोग काफ़ी बैठे हैं बताने के लिए, लेकिन मोटा मोटा हर बंदे को पता चलता है कि आपके जो इन्होंने जितना जिस तरह से अपने ख़ानदान को नवाजा है। असाक डार से ले लें जिनका सम दिया, जो काउंटर था, और हमने खुद अपने क्या कहते हैं कम उम्री के दौर में उसको स्कूटर पे कचहरियाँ कचूरे में आते होते
देखा हुआ है करके, वेस्पा होता था बड़ी बड़ी बत्तियाँ वाला, बड़ी जी जगह बत्ती लगी हुई थी। तो आज वो खरबपति है, अरबपति भी नहीं खरबपति है। उसके बेटे जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। फिर दूसरे उनके मियाँ शहबाज शरीफ का जो साला है, मियाँ लियास हो गया, या मरियम नवाज़ का समधी जो है, वो मुझे नाम नहीं पता, जिसका फ्लैटी होटल है, चौधरी पता नहीं कि कौन सा है। और सारे इनका भांजा जो अल्लाह आपका भला करे, अब शेर अली, जितने भी फैमिली के मेंबर को इन्होंने नवाजा है। बाकी एम पी एम एन ए को तो ये लिखते ही नहीं थे किसी जगह, साल साल मुलाकात ही नहीं थे करते, सिर में इतना किला था। अब तो कोई भी यूट्यूबर भी जाके इनसे फ़ोटो तुलवा लेता है, या सहाफ़ी भी जाके नवाज शरीफ साहब से मिल लेते हैं। जब वो इक़्तिदार में थे या अपोजिशन में भी, उन दोनों में थे, जब तक ये पीटीआई सरगर्म नहीं थी हुई, तो कोई जाके ज़रा मिल के दिखाता ना उनको। तो क्या आप उसी प्रोग्राम पे, उसी चीज़ के, उनका वही प्रोग्राम, वही उस पर उनको दोबारा बनाना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, बना लें। उनके बाद उनका जो है भाई आता है, शहबाज शरीफ है या हमज़ा एक चांस है, वो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ इन दोनों पे एतबार नहीं करते, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा क्लोज़ हैं। और ये जो है ना, खैर क्लोज़ तो नवाज शरीफ को दूर नहीं है, लेकिन वो इनकी आपस में थोड़ी सी फैमिली वाइज भी नहीं बनती, कारोबार में भी बनती। तो मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि उनकी बेटी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बने। अब बेटी जो है, बेटी का अगर आप देख लें, तो बेटी जो एज ए स्टूडेंट जो थी, वो मैट्रिक में 3rd क्लास में पास हुई, सिफारशी कॉलेज में भर्ती हुई। उसके बाद आगे हाई क्लास में बिल्कुल वो भी स्टोरियाँ सारी हैं कि प्रिंसिपल को इस्तीफ़ा देना पड़ा, उसने कहा जी मैंने नहीं, और बाप की वजह से इसको दाखिला मिला किया। तो एक यानी नाकाम स्टूडेंट थी, और बिल्कुल वो एज ए तालबा, वो कोई कामयाब तालबा नहीं थी। बाप की वजह से इनको जहाँ भी दाखिला मिला। तो उसके बाद शादी जो हुई, तो शादी करना, मैं इस बात का हक़ में हूँ कि लव मैरिज भी होनी चाहिए, लोगों को अपनी पसंद का होना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं कि अरेंज मैरिज हों। लेकिन फिर जब कोई हुक्मरान तबका होता है जिसने मुल्क की बाग दौड़ संभालनी होती है, उस फैमिली को उस इलाके का जहाँ वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उसके कल्चर का, उसके ट्रेडिशन का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप एशिया में रहते हैं तो आप यूरोप का मॉडल फॉलो करें, या तो फिर वैसे लॉ बनाएं, वैसा वो सेटअप करें। जैसे यहाँ आप यूके में है, हम यहाँ हॉलैंड में चले जाएँ, वहाँ जो रॉयल फैमिली है, उनका एक जो कल्चर ट्रेडिशन है, उसको एक पूरी कमेटी वॉच करती है। कोई अगर शहजादा या शहजादी कोई किसी किस्म का कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसा बयान देते हैं, तो उसकी पूरा वो सिस्टम हिल जाता है, और उनको वो उस पर सज़ाएँ भी मिलती हैं। और कई दफ़ा तो कई मेंबरों को तो रॉयल फैमिली से निकाल दिया जाता है। तो अब जो मरियम बीबी की जो शादी का जब मसला था, लव मैरिज थी, ज़ाहिर है कि वो सबको पता है, और बेशुमार वीडियोज़ हैं, बेशुमार प्रूफ्स हैं लोगों इसके हैं कि इवन जब शादी हुई तो वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जो कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है, ये इसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और ऐसा जो अगर कोई हुक्मरान कराने से, और जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा हो, उससे तो फिर ये चीज़ ना एक्सेप्टेबल है ना। तो उसके बाद एज ए वाइफ भी वो मरियम सफदर से ज़्यादा मरियम नवाज़ बनी रही, और मियाँ बीवी की जो दूरी थी वो सबको मालूम है। अब शायद दोबारा वो सियासत में ना रहने की वजह से शायद क्लोज़ हो गए हैं, लेकिन वो भी सब दुनिया तो क्या, ऐसी खतून जो ना अच्छी तलबा थी, ना अच्छी बेटी थी, ना अच्छी बीवी थी, उसको हम मुल्क के 25-26 करोड़ या 30 करोड़ लोगों के ऊपर बैठा दें, तो बैठाना है तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद अगली चॉइस जो है जरदारी साहब है। जरदारी साहब भी हमारे सबके आजमाए हुए हैं, मिस्टर 10% से लेकर मिस्टर 100% की स्टोरियाँ इनकी जो है, और इन्होंने जिस तरह से अपने यारों दोस्तों को नवाजा है। अभी रिसेंटली 1 वीक पहले स्कैंडल निकला जो लंदन के अंदर इनका होटल 400 कमरों का, तो वो फ्रंट मैन भी सामने आ गया है। तो उसके बाद सरे महल और स्विट्ज़रलैंड में कमीशन का पैसा, वो तो वाजिद शमसुल हसन महरूम का जाना, और रातों रात जो है ना वो वहाँ से उठा के लाने कागजात सारे। तो अगर वो आपकी चॉइस है तो वेरी गुड, वो भी कर ले। उसके बाद उनका बेटा है, तो वो अभी आजमाया हुआ तो नहीं है, उस पर करप्शन वगैरह के भी कोई केस इतने नहीं है, लेकिन उस पर नेगेटिव पॉइंट यही है कि पीपल पार्टी जो है एक ट्रेडिशनली जागीरदारों, सरमायादार भी नहीं, जागीरदारों और पीरों वडेरों की पार्टी है, जिसने अपने सिंध में और जगह जगह हुकूमत रही है, गरीब आवाम का कुछ नहीं किया। इवन अपने अंदर नज़रियाती लोग जो इस पार्टी को बनाने वाले हैं, जो इसके जो मेन करते धरते थे,
उनको भी खुडे लाइन लगाया और जगीरदारों और पीरों उनको नवाजा है। तो अगर ये यूरोप में पढ़ लिख के भी जो बिलावल है उनकी नुमाइंदगी करना चाहता है और उनके लिए आप बनाना चाहते हैं, तो फिर ये आपकी चॉइस है कि वो नुमाइंदा तो वो ना वो यूथ का नुमाइंदा है जो उसने साबित किया है, ना वो यूरोप का जो पढ़ लिख के है उसकी वो बात करता है। वो उन्हीं जो रवायती रुजती जगीरदार पीर हैं उनकी वो नुमाइंदगी करता है। तो एक वो चॉइस है। उसके बाद मौलाना फजलुल हक है, लेकिन वो तो मुल्क गिर नहीं है। वो कोई हो सकता है सेनेटर का चलो बना दें या फिर सदर बना दें इस तरह का, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में वो कभी भी नहीं आ सकते वो, या जो जमात इस्लामिया, क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप है। अब रह गए आखिरी चॉइस इमरान खान, जो कि मेरी तो शुरू से राय है, अभी ये प्राइम मिनिस्टर ही था, कि इसका चांस कोई नहीं है दोबारा। तो उसका भी चांस, बाकी बातें सारी छोड़ दें, करप्शन की बातें छोड़ दें, हर चीज़ की छोड़ दें। एक चीज़ जो है ना वो आजकल जो अभी लेटेस्ट 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उस्मान डार की और एक अब्बासी साहब की, तो वो दोनों ही पीटीआई वाले चढ़ दौड़े हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक बंदा जो एक्सपोर्ट का पड़ा हुआ था, 22 साल सियासी जदोजहद थी, और बड़ा वो कहता जी मैं यूरोप को यूरोप से ज़्यादा जानता हूँ, मैं अज़बकिस्तान को अज़बकिस्तान से ज़्यादा जानता हूँ, मैं फ़लाँ मुल्क को फ़लाँ मुल्क से ज़्यादा जानता हूँ, इतना दुनिया शनास बंदा। तो जब वो इक़्तिदार में आया, तो इक़्तिदार में आने के बाद जितने भी वो बंदे उसके पास आए, वो सारे कौन थे, किन के कंधों पे चढ़ के ही आया। और जब उन्होंने छोड़ा, जब इसकी अपनी हरकतों की वजह से इसने अपने गिरद फंदा तंग किया, और वही लोग जो इसके पास उड़ के आए थे कहीं और से, उड़ के वापस गए, तो अब यूथिया वूथिया सारे उनको कह रहे हैं जी ये तो गद्दार थे पहले ही थे, अब पार्टी साफ़ हो गई, ये हो गई। तो मैं कहता हूँ ऐसे लीडर की ऐसी एजुकेशन पे लानत, उसकी ऐसी ज़माना शनाशाही पे लानत उसकी, क्योंकि जो बंदे नहीं पहचान सका कि किनको वो साथ रह के चल रहा है, कौन सी उसकी टीम है, कि आज वो सारे जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं, और यूथ जो है वो अभी भी कह रही है नहीं 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 वो कल तक ठीक थे, अब वो गद्दार, अब उन्होंने ख़रीद लिया, अब कर दिया। और फिर दूसरा जिससे ये फड्डा लगा के बैठे हुए फौज से, इतना लीडर, इतना जो उन्हीं के कंधों पे बैठ के आया था, उसको इतना नहीं था पता कि मैं इनसे फड्डा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कि इतनी उसकी तैयारी नहीं थी। तो वो कौन सा लीडर हो सकता है जो अपने लोगों को मरवाएगा, जो कि इसने किया है। कि अगर आपकी तैयारी नहीं है और आप दुश्मन का आपको अंदाज़ा ही नहीं है वो कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है, उस हिसाब से ना आपकी तैयारी है, ना आपके पास वो असला है, बल्कि उन्हीं के बंदे आपके साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं के भेजे हुए, उन्हीं के मुलाजम, उन्हीं के बंदे, उन्हीं के पेड़ होकर बैठे आपके दाएँ बाएँ हैं, तो उनके साथ लेके आपने उनसे पंगा शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ अवाम दुश्मनी, क्योंकि वो जो लीडर थे वो सारे कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे और आप भी सेट हो जाएंगे। आपका भी 300 मरले का घर, और जो आपका मेमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम जो कि आपकी प्रॉपर्टी हैं, ये तो पाकिस्तान के फुद्दू लोग कहते हैं ना कि जी कौम के लिए, या उसे चैरिटी बनाया। चैरिटी असल में जो ट्रस्टी होते हैं वो उनका एक तरह प्राइवेट ही होता है। तो आपकी सारी फैमिली उसमें ट्रस्टी है, बाहर से कोई ट्रस्टी नहीं है, तो डिसीजन मेकर आप हैं, वो आपकी प्राइवेट है। तो ऐसे आदमी को दोबारा वो आएगा तो नहीं, क्योंकि मुल्क के मालिकों का ये फैसला कि वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप भी लाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो ये था मोटा मोटा सूरत हाल। इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन के से पहले तो मैं फिर कहूँगा, अगर वोट देना है तो अपने आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द देखें लोग, कोई ऐसे लोग जब खड़े हों, चाहे आज़ाद खड़े हों, जो कि आपके अंदर से हों, आप में से हों, उनको वोट दे। वो जीते ना जीते, कम से कम आपका वोट तो रजिस्टर हो जाएगा कि आपने इन ट्रेडिशनल चोरों, लटेरों और इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठुओं को वोट नहीं दिया, नए लोगों को दिया। तो नए लोगों को जो बिल्कुल आपके मोहल्ले में कई लोग खड़े होंगे, उस्ताद होंगे, कोई वैसे मोहल्ले में हर बंदा जानते, कई लोग नए आएंगे पार्टी में और उनका किरदार भी आपके सामने होगा। छोटी छोटी पार्टियाँ हैं कई जिनके अंदर अच्छे लोग हैं, तो इस दफ़ा उनको जमा के देखने, चाहे वो जीते ना। हमारा ये भी होता है यार इतने वोट देता देने कड़ा वज़ीर आज़म बन देना है, कुछ ना हो, लेकिन आपका वोट जो है ना वो हर वोट कीमती होता है, आपका एहतजाज रिकॉर्ड होता है। तो एक एक वोट भी अगर आप डालेंगे, नए लोगों को डालेंगे, अच्छे लोगों को डालेंगे, तो इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा नहीं तो उससे अगली दफ़ा कम से कम डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। तो हमारी तो अभी डायरेक्शन ही सीधी नहीं है। तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था कि आने वाले इलेक्शन की तैयारी ज़रूर करें, लेकिन इन जो कोई कब्र में ज़िंदा है और कोई
बाहर के मुल्क जाके भी ज़िंदा है और कोई जेल में बैठ कर ज़िंदा है, इनकी जान छोड़ें, अपने अंदर से खुद की आदत खोजें, खुद नहीं तो खुद खड़े हो जाएं। आप कहूँ कि पैसे के बिना इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, आप खड़े हो जाए, अपनी फीस जमा कराएं, मोहल्ले से इकट्ठा करके मोहल्ले के 100-200 वोट ही ले लें, कम से कम पता तो चल जाएगा कि ये भी हो सकता है। तो बजाय इनके पीछे लगने के अपने पीछे लगें, अपने बाल बच्चे के। आपका अगर वालिद करप्ट नहीं है, शरीफ आदमी है, उसको इलेक्शन में खड़ा करें। क्या है, हार जाएगा, 100-200 वोट ले लेगा। अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी काम करता है, तो उसको 4 पैसे इकट्ठे करके इलेक्शन में खड़ा कर दें, 4 मीटिंगें करें, 100-200 वोट ले। इस दफ़ा 100-200 लेगा, अगली दफ़ा 1000-2000 देगा तो लाखों तक पहुंच जाएगा। तो अभी भी अपने आप को पहचानें, अपने अंदर से लीडरशिप को निकालें, तो तभी आप लोगों का कोई फ्यूचर में भला होगा, वरना डायरेक्शन कोई नहीं है, हालात कोई नहीं है बेहतरी की तरफ जाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।